24 अक्टूबर 1947। देश को आजाद हुए अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए थे। बंटवारे की अफरा तफरी के बीच एक हवाई जहाज हिंदुस्तान से पाकिस्तान की ओर उड़ान भर रहा था। लेकिन यह कोई आम हवाई जहाज नहीं था। इस जहाज का मंजर बड़ा ही अजीब और गरीब था। जहाज के पिछले हिस्से में बड़े बड़े बक्से रखे थे, जो हीरे जवाहरात और बेशकीमती खजानों से लबालब भरे हुए थे। बीच के हिस्से में कई नामी कलाकार बैठे थे और सबसे आगे की सीटों पर अपनी रियासत की शान लिए नवाब साहब अपनी बेगमों के साथ तशरीफ रखे हुए थे। मगर इस जहाज में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी, वो ये कि उन कीमती जेवरों के साथ ही वहां सैकड़ों कुत्ते भी सवार थे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इंसानों और खजानों के बीच सैकड़ों कुत्ते बैठे हुए थे। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प और हैरान कर देने वाला मोड़ तब आया जब इस जहाज ने पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया। नवाब साहब ने उतरते ही सबसे पहले अपने एक एक कुत्ते की गिनती की और उन्हें सुरक्षित नीचे उतारा। लेकिन अपने कुत्तों के प्रति उनकी दीवानगी इस कदर थी कि उस अफरा तफरी में वह अपनी 2 बेगमों को हिंदुस्तान में ही भूल गए थे। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि जूनागढ़ के आखिरी नवाब महाबत खान थे। ये वही नवाब हैं जिन्होंने अपनी रियासत का भारत में विलय करने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन जब जन विद्रोह और भारत सरकार का दबाव बढ़ा, तो नवाब साहब अपनी जान बचाकर रातों रात पाकिस्तान भाग निकले। मगर सवाल ये नहीं है कि वो भागे क्यों। सवाल ये है कि जिस पाकिस्तान की खातिर उन्होंने अपनी रियासत और अपनी बेगमों तक को दांव पर लगा दिया, उसी पाकिस्तान ने उनके साथ कैसा सलूक किया। सिर्फ महाबत खान ही नहीं, उनके जैसे 12 और भी नवाब थे जो विभाजन के वक्त अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। आज उनका खानदान किस हाल में है? क्या उन्हें वो मान सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे, या वे गुमनामी के अंधेरों में खो गए? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं अनकहे सवालों के जवाब तलाशेंगे। नवाब महाबत खान के इस अजीब और गरीब फैसले को समझने के लिए थोड़ा उनके इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। नवाब महाबत खान का ताल्लुक अफगानिस्तान के मशहूर बाबी कबीले से था। यह वो कबीला था जिसकी वफादारी की मिसालें मुगलों के दरबार में दी जाती थीं। इनका भारत आगमन मुगल बादशाह हुमायूं के दौर में हुआ था। उस वक्त के कई निर्णायक युद्धों में इस कबीले ने हुमायूं का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और इसी बहादुरी ने उन्हें मुगलों का सबसे खास और भरोसेमंद बना दिया। वक्त बदला और जब सत्ता शाहजहां के हाथों में आई, तो उन्होंने इस वफादारी का इनाम देते हुए काठियावाड़ समेत पूरे गुजरात की कमान इस खानदान को सौंप दी। जूनागढ़ की भौगोलिक स्थिति भी इसके लिए वरदान साबित हुई। समुद्र के किनारे होने की वजह से समुद्री व्यापार फला फूला और देखते ही देखते जूनागढ़ ने इतनी दौलत इकट्ठा कर ली कि वह उस दौर की सबसे अमीर रियासतों में शुमार हो गई। इसी रसूखदार खानदान की विरासत को संभालने के लिए साल 1911 में गद्दी पर बैठे नवाब मोहम्मद महाबत खान जी तृतीय। लेकिन महाबत खान का मिजाज एक शासक जैसा कम और एक शौकीन इंसान जैसा ज्यादा था। उन्हें अपनी प्रजा या राजकाज की फाइलों से ज्यादा दिलचस्पी अपने कुत्तों में थी। नवाब साहब का ज्यादातर वक्त या तो अपने उन सैकड़ों कुत्तों के बीच बीतता, या फिर वे 7 समंदर पार विदेशों में छुट्टियां मना रहे होते। रियासत की जनता और प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी वहां के दीवान के कंधों पर टिकी थी। वक्त अपनी रफ्तार से बीतता रहा और साल 1947 का वो ऐतिहासिक मोड़ आया जिसने जूनागढ़ की किस्मत ही बदल दी। हुआ ये कि पुराने दीवान की तबीयत बिगड़ी और उनकी जगह एक नए शख्स की एंट्री हुई। नाम था शाहनवाज भुट्टो। जी हां, ये वही शाहनवाज भुट्टो थे जिन्हें जूनागढ़ का नया दीवान नियुक्त किया गया। और यहीं से शुरू हुआ वो सियासी खेल जिसने नवाब महाबत खान और जूनागढ़ की तकदीर को हिंदुस्तान से काटकर पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया। जुलाई 1947 का वह दौर जब पूरे देश की रियासतों का भविष्य तय किया जा रहा था, तब जूनागढ़ की कमान पूरी तरह शाहनवाज भुट्टो के हाथों में थी। लेकिन सवाल उठता है कि उस वक्त खुद नवाब महाबत खान कहां थे? नवाब साहब उस वक्त अपनी रियासत की जनता की फिक्र छोड़ कर
यूरोप की हसीन वादियों में छुट्टियां मना रहे थे। उनके साथ उनकी बेगमें थीं और जाहिर है उनके सबसे चहेते कुत्ते भी। इतिहासकार बताते हैं कि नवाब महाबत खान खुद तो हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाने को तैयार थे, लेकिन पर्दे के पीछे एक गहरी साजिश रची जा रही थी। शाहनवाज भुट्टो और मोहम्मद अली जिन्ना की नजरें सिर्फ जूनागढ़ पर नहीं थीं। वे जूनागढ़ को मोहरा बनाकर कश्मीर की सौदेबाजी करना चाहते थे। भुट्टो ने नवाब का इस कदर ब्रेन वॉश किया और उन्हें ऐसे सुनहरे सपने दिखाए कि नवाब साहब अपने ही देश के खिलाफ हो गए। नतीजा यह हुआ कि जिस दिन पूरा हिंदुस्तान अपनी आजादी का जश्न मना रहा था, यानी 15 अगस्त 1947 को, तभी नवाब ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबको सन्न कर दिया। उन्होंने जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने की घोषणा कर दी। एक ऐसी रियासत जो भौगोलिक रूप से भारत के बीचों बीच थी, उसे रातों रात कागजों पर पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। नवाब के इस फैसले ने दिल्ली में हलचल मचा दी। वीपी मेनन और सरदार पटेल ने पूरी कोशिश की कि नवाब को समझाया जाए और इस ऐतिहासिक गलती को सुधारा जाए। मुमकिन था कि नवाब मान भी जाते, लेकिन उनके और हकीकत के बीच में शाहनवाज भुट्टो एक दीवार बनकर खड़े हो गए। भुट्टो ने किसी भी भारतीय प्रतिनिधि को नवाब से मिलने तक नहीं दी। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए और नवाब अपनी जिद पर अड़े रहे, तब जूनागढ़ की जनता का सब्र टूट गया। काठियावाड़ के नेताओं ने श्यामल दास गांधी की अगुवाई में आरजी हुकूमत का गठन किया और नवाब की सत्ता के खिलाफ एक खुली जंग का ऐलान कर दिया। जनता का सैलाब सड़कों पर था और आरजी हुकूमत की सेना ने धीरे धीरे जूनागढ़ की रियासत पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि नवाब को लगा अब जान बचाना मुश्किल है। आखिरकार 1947 की वो काली आधी रात आई जब जूनागढ़ की किस्मत का फैसला हुआ। नवाब महाबत खान ने अपनी रियासत और अपनी जनता को भुट्टो के रहमो करम पर छोड़ दिया और खुद उसी मशहूर जहाज में बैठकर पाकिस्तान की ओर भाग निकले। जब नवाब कराची पहुंचे तो उन्हें वहां एक मेहमान की तरह ठहराया गया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद पाकिस्तान उनके लिए कुछ बड़ा करेगा। उधर जूनागढ़ में दीवान शाह नवाज भुट्टो ने एड़ी छोटी का जोर लगा दिया कि किसी तरह यह रियासत पाकिस्तान की ही रहे, लेकिन भारत सरकार की रणनीति और सरदार पटेल की दृढ़ता के आगे उनकी एक न चली। आखिरकार नवंबर आते आते जूनागढ़ आधिकारिक तौर पर भारत का अटूट हिस्सा बन गया। भुट्टो को लगा कि बाजी हाथ से निकल चुकी है, तो वो भी अपनी हार मानकर पाकिस्तान रवाना हो गए। नवाब साहब अपना राजपाट, अपना वैभव और अपनी बेगमों तक को दांव पर लगाकर पाकिस्तान तो पहुंच गए, पर वहां उनके स्वागत में वो रेड कारपेट नहीं बिछा था जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। यहां एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ भारत था जहां सरदार पटेल ने रियासतों का विलय करवाते वक्त राजा नवाबों के सम्मान का पूरा ख्याल रखा। भारत सरकार उन्हें प्रिवी पर्स के तौर पर उस जमाने में 2.5 से 5 लाख रुपए सालाना दिया करती थी और उनके आलीशान महलों और निजी संपत्तियों को भी उन्हीं के पास रहने दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का रुख बिल्कुल अलग था। अपनी रियासतें और मिट्टी छोड़कर जाने वाले इन नवाबों को वहां कोई जमीन या नई रियासत नहीं मिली। जिस नवाब ने पाकिस्तान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसे अपनी ही छोड़ी हुई सल्तनत के बदले वहां कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हां, पाकिस्तान सरकार उन्हें गुजारे के लिए पैसे जरूर देती थी, लेकिन वो रकम इतनी मामूली थी कि नवाबों की शान और शौकत के सामने उसकी कोई बिसात नहीं थी। अगर महाबत खान भारत में रहने का फैसला करते तो उन्हें उस दौर में सालाना करीब 2 से 3 लाख रुपए का प्रिवी पर्स मिलता, जो आज के हिसाब से करोड़ों रुपए बैठते हैं। कह सकते हैं कि नवाब साहब ने एक ऐसे सुनहरे भविष्य का सौदा किया था जिसकी हकीकत बेहद फीकी निकली। नवाब महाबत खान का वह एक फैसला उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। सीधे साधे नवाब भुट्टो और जिन्ना की सियासी चालों को समझ नहीं पाए और अपना सब कुछ गवा बैठे। लेकिन इस कहानी का सबसे कड़वा सच देखिए। जहां एक तरफ नवाब की नवाबियत धीरे धीरे मिट्टी में मिल रही थी, वहीं उनके दीवान शाहनवाज भुट्टो की किस्मत का सितारा बुलंद हो रहा था। भुट्टो एक तेज तर्रार राजनेता थे
उन्हें पाकिस्तान में न केवल सम्मान मिला बल्कि राजनीति के गलियारों में उनकी धाक जमने लगी। एक तरफ नवाब गुमनामी के अंधेरों में खोते जा रहे थे और दूसरी तरफ वही शाहनवाज भुट्टो पाकिस्तान की सत्ता के शिखर तक पहुंचने की तैयारी कर रहे थे। आगे चलकर शाहनवाज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने और उनके बाद उनका पूरा खानदान पाकिस्तान की राजनीति पर छा गया, लेकिन नवाब को पहचानने वाला वहां कोई नहीं था। साल 1959 में महाबत खान ने अपनी आखिरी सांस ली। उनके निधन के बाद उनके बेटे को जूनागढ़ का नवाब तो घोषित किया गया, लेकिन वो एक ऐसे नवाब थे जिनके पास न कोई प्रजा थी, न कोई सल्तनत और न ही अपनी कोई रियासत। वे महज एक कागजी नवाब बनकर रह गए। इतिहास का पहिया कितनी बेरहमी से घूमता है, यह साल 1972 की इन घटनाओं से साफ नजर आता है। दीवान शाहनवाज भुट्टो के बेटे जुल्फिकार अली भुट्टो अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन चुके थे। विडंबना देखिए, जिस सत्ता और रसूख के सपने नवाब को दिखाकर पाकिस्तान लाया गया था, वह सत्ता नवाब के हाथों से फिसलकर उनके ही पूर्व दीवान के बेटे के पास पहुंच गई थी। ठीक इसी समय सरहद के इस पार भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने संसद में बिल लाकर राजा महाराजाओं को मिलने वाले प्रिवी पर्सेस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस फैसले ने इंदिरा गांधी को भारत में गरीबों के मसीहा के रूप में स्थापित कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान 1971 की जंग बुरी तरह हार चुका था और बांग्लादेश हाथ से निकल चुका था। जुल्फिकार अली भुट्टो को लगा कि अगर वह भी इंदिरा गांधी की तरह प्रिवी पर्स खत्म करने का दांव खेलेंगे तो जनता का ध्यान बांग्लादेश की शर्मनाक हार से हट जाएगा और उनकी छवि भी एक लोकप्रिय नेता की बन जाएगी। बिना यह सोचे कि उन नवाबों ने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं त्यागा था, जुल्फिकार ने इंदिरा गांधी की देखा देखी प्रिवी पर्स खत्म करने का ऑर्डिनेंस पेश कर दिया। यानी अब जूनागढ़ के नवाब को मिलने वाली वह मामूली सरकारी मदद भी बंद होने वाली थी। जुल्फिकार अली भुट्टो के इस फैसले ने उन सभी नवाबों के जख्मों पर नमक छिड़क दिया जो अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान आए थे। अखबारों की सुर्खियां उनके विरोध से भर गईं। कई नवाबों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, हमने पाकिस्तान की नींव रखने के लिए अपने खजाने खोल दिए थे और आज यह मुल्क हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। उन नवाबों की आवाजों में एक ही मलाल था कि अगर उन्हें पता होता कि जिस ख्वाबों के मुल्क के लिए वो सरहद पार कर रहे हैं वहां उनके साथ ऐसा सलूक होगा तो शायद वे कभी अपनी मिट्टी छोड़कर जाते ही नहीं। भारी विरोध के बाद भुट्टो ने पेंशन तो फिर से शुरू कर दी, लेकिन वह रकम इतनी कम थी कि नवाबों की शान केवल कागजों तक सिमट कर रह गई। धीरे धीरे पाकिस्तान में इन रियासतों के राजाओं का अस्तित्व ही मिटने लगा। आज हालत ये है कि जूनागढ़ के नवाब को पाकिस्तान की जनता तक नहीं पहचानती। नवाब महाबत खान की तीसरी पीढ़ी के वारिस नवाब मोहम्मद जहांगीर बाबी आज अपने दादा के उस फैसले पर गहरा अफसोस जताते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपना दर्द साझा करते हुए कहा था कि जूनागढ़ हैदराबाद के बाद भारत की दूसरी सबसे अमीर रियासत थी। हैरानी की बात यह है कि नवाब महाबत खान ने जूनागढ़ की अपनी अथाह संपत्ति के बदले पाकिस्तान सरकार से एक इंच जमीन या कोई जायदाद नहीं मांगी थी। उन्होंने अपना सब कुछ पाकिस्तान के नाम कर दिया, लेकिन बदले में पाकिस्तान ने उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दिया। जहांगीर बाबी बताते हैं कि आज पाकिस्तान सरकार से उन्हें जो पेंशन मिलती है वह किसी चपरासी की तनख्वाह से भी कम है। जिस खानदान ने कभी करोड़ों की रियासत पर राज किया, आज वे पाकिस्तान की बेरुखी और गुमनामी के बीच अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। यहां एक बार फिर भारत और पाकिस्तान का फर्क साफ नजर आता है। जहां भारत में रहने वाले राजघरानों जैसे सिंधिया, गायकवाड़ और निजामों के पास आज भी उनके पूर्वजों के भव्य महल और ऐतिहासिक किले सुरक्षित हैं, वहीं राजनीति में भी उनका अच्छा खासा रुतबा और दखल है। भारत ने उनकी विरासत को सहेजने का मौका दिया, लेकिन इसके विपरीत जो नवाब पाकिस्तान गए उन्हें वहां के सिस्टम ने पूरी तरह दरकिनार कर दिया। आज उस देश में उन्हें कोई पूछने वाला तक नहीं है।
जिस मिट्टी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसी मिट्टी ने उन्हें बेगाना बना दिया। शायद इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि वफादारी और जड़ों को छोड़कर लिया गया फैसला अक्सर गुमनामी की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, यह थी उन नवाबों की कहानी जिन्होंने एक गलत फैसले की वजह से अपना सब कुछ गवा दिया। क्या आपको लगता है कि अगर नवाब जूनागढ़ में ही रहते तो उनका भविष्य बेहतर होता? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।